हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आचार्य कुलम। और आज का टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। बट बिफोर गोइंग टू मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन हम पढ़ने वाले हैं मसल की एनाटॉमी एंड मसल की हिस्टोलॉजी। तो मैं अगर इसे बोलूं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल तो कोई गलत नहीं होगा। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हम क्या देखने वाले स्टूडेंट्स कि मसल की बाहरी संरचना क्या है, दैट इज आउटर मॉर्फोलॉजी, देन एनाटॉमी। और एनाटॉमी में हम मसल सेल तक पहुंचेंगे। मसल सेल में क्या चीजें होती हैं, मसल सेल कैसे फंक्शन करता है, उसके बारे में बात करेंगे बच्चों। चलिए, तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हमारा मेन टॉपिक लेते हुए पहले हम मसल की एनाटॉमी पे ध्यान देते हैं। मसल एनाटॉमी में सबसे पहले जो आप मसल की स्ट्रक्चर देख रहे हो बच्चों, ये एक मसल का पार्ट रह गया। मसल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो स्केलेटल मसल उठाएंगे पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, क्योंकि ये बेस्ट रहेगा हमारे लिए फॉर द स्टडी पर्पस। स्केलेटल मसल्स को स्केलेटल मसल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे स्केलेटन से जुड़ा रहता है, स्केलेटन सिस्टम से जुड़ा रहता है। और यहां ये 2 पॉइंट से अटैच रहेगा। एनी मसल इज अटैच्ड विथ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से अटैच रहेंगे कोई भी मसल बेटा, ठीक है। एक पॉइंट को हम बोलेंगे इंसर्शन और एक को पॉइंट को हम बोलेंगे ओरिजिन। इंसर्शन उस पॉइंट को बोलेंगे जो पॉइंट बेटा मूवेबल होगा, और ओरिजिन उस पॉइंट को बोलेंगे जो कि स्टैटिक होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर बात करूं मैं कि मेरे बाइसेप मसल्स के लिए, तो बाइसेप मसल्स जब मैं यूज कर रहा हूं, जब मैं कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा हूं, तो ये पॉइंट ओरिजिन है। देखिए ये स्टैटिक है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है। और ये एंड इस मसल के लिए, ये एंड यहां ये क्या है बेटा, इंसर्शन है। तो ओरिजिन एंड इंसर्शन पॉइंट पर टेंडन्स लगे रहेंगे और ये टेंडन्स प्रोवाइड करेंगे अटैचमेंट। टेंडन्स प्रोवाइड करेंगे अटैचमेंट। टेंडन्स आर मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू रेगुलर, याद रखिएगा WFCTR। जब भी मैं बोल रहा हूं रेगुलर, मतलब कि ये बेटा पैरेलली अरेंज्ड फाइबर्स हैं। व्हाइट फाइबर्स मींस कोलेजन फाइबर। पॉइंट टू पॉइंट यहां पे बेटा आपको समझने को मिलेगा कि एनाटॉमी में सेल्स क्या है, मैटर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू क्या है, एक एक पॉइंट, जिससे आपके नीट के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होंगे। देखिएगा, तो इंसर्शन एंड ओरिजिन पॉइंट हमने सीखा। यहां मसल के एक सेक्शन को कट किया गया है और उस डाइसेक्टेड पार्ट, कट पार्ट में आप देख सकते हो बेटा जो आउटर एरियाज रहेंगे उसे देखिएगा। सबसे आउटर पार्ट में एक लेयर है जिसे हम बोलेंगे, एक फॉर्मूला याद रखिएगा बेटा, ईपी। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ईपी, ई फॉर ईपीमाइसियम। सबसे पहला लेयर मिलेगा ईपीमाइसियम। और ईपीमाइसियम भी बना हुआ है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, बट इरेग्युलर से। किससे? इरेगुलर। जब भी इरेगुलर बोल रहा हूं तो यहां व्हाइट फाइबर्स जिग-जैग अरेंज्ड हैं। कोलेजन फाइबर्स जिग-जैग अरेंज्ड है, दैट्स व्हाई कॉल्ड इरेगुलर। फिलहाल देखिएगा बेटा, मैंने पहला क्या बताया, फर्स्ट कवरिंग इज ईपीमाइसियम। ईपी मतलब अपॉन, मैन माइसियम वर्ड इज यूज्ड फॉर मसल। और यहां आपको भीतर की तरफ कई मसल बंडल्स दिख रहे हैं, मसल फाइबर्स के बंडल्स दिख रहे हैं। इन बंडल्स को विजुअलाइज कीजिएगा स्टूडेंट्स। बंडल को विजुअलाइज करने पे उनके भीतर भी कुछ आपको बेटा, जिन्हें मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं, देखिएगा स्क्रीन पर, यस सर नो। तो ये जो पार्ट दिख रहे हैं, दिस बंडल ऑफ मसल फाइबर इज नोन एज fascicle। बंडल ऑफ मसल फाइबर में एक बंडल ऑफ मसल फाइबर को बाहर निकाला और उसकी कवरिंग बोल दी गई बेटा पेरीमाइसियम। एंड बंडल ऑफ मसल फाइबर्स आर नोन एज fascicle, एंड बंच ऑफ दीज fascicles आर अटैच्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कोलेजन फाइबर। आपस में जुड़े रहते हैं कोलेजन फाइबर के बंडल से। तो कोलेजन फाइबर के बंडल को हम बोलते हैं बेटा फैसिया। स्पेलिंग देखिएगा, FASCIA। फैसिया इज द बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर। ठीक है, जब एनसीईआरटी की लाइन पढ़ोगे आपको बेटा तो ये मिल जाएगा कि बंच ऑफ फैसिकल्स आर अटैच्ड विथ फैसिया। तो ये लाइन बड़ा ही समझने का पॉइंट बनता है यहां पे बेटा कि फैसिकल्स और फैसिया क्या है। तो बंडल ऑफ मसल फाइबर फैसिकल, बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर फैसिया, और कई फैसिकल्स आपस में फैसिया से जुड़े रहते हैं। तो जहां मैं आप पिंक ड्रॉ कर रहा हूं, पिंक क्या हो गया बेटा, फैसिया हो गया।
और इन फैसिया रीजन में ब्लड वेसल्स भी होंगे, क्योंकि इन सेल्स को ब्लड भी चाहिए बेटा, तो यहाँ ब्लड वेसल्स भी, वस्कुलर टिश्यू भी अवेलेबल रहेगा। तो हमने क्या क्या सीखा स्टूडेंट्स? बंच ऑफ मसल फाइबर्स, फैसिकल्स, द इंटायर मसल और मसल के ऊपर कवरिंग बेटा इपीमाइसियम, एंड द कवरिंग ऑफ, लिसन केयरफुली, कवरिंग ऑफ मसल bunch, muscle fiber bundle is known as perimysium, and perimysium is also the white fibrous connective tissue, irregular, but यहाँ थोड़ा सा बेटा आपको याद रखना है कि कुछ बुक्स में इन्हें बेटा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी मार्क किया गया है। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी यहाँ पे होती है बेटा कुछ पार्ट, लेकिन मैक्सिमम एरिया जब कवरिंग के लिए आ रहा है, जब मैक्सिमम एरिया कवरिंग के लिए आ रही है बेटा, तो यहां पे क्या होते हैं? कवरिंग के लिए व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इरेगुलर, ये मेन पॉइंट है बेटा, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इरेगुलर, पेरीमाइसियम। फिर हम चलते हैं बेटा बंच ऑफ मसल फाइबर से एक मसल फाइबर को ड्रॉ करते हैं, जिन्हें हम बोल रहे हैं मसल फाइबर और मसल सेल, एंड इट इज अ सिंसिटियल सेल। बच्चों याद रखिएगा, ये एक सिंसिटियल सेल है। क्या होता है सिंसिटियल सेल? Syncytium means multinucleated cell formed by fusion of many cells। अगर बहुत सारे सेल्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो एक बड़ा सा सेल मिलेगा और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। यस और नो स्टूडेंट्स? और ऐसा ही एक और वर्ड मिलने हमें मिलता है बेटा, एंड दैट इज नोन एज सिनोसाइटियम। सिनोसाइटियम इज ड्यू टू फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। वहां भी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस हैं। फंजाई में ऐसा जनरली देखने को मिलेगा आपको बेटा, एक सेल रहा, सेल में न्यूक्लियस रहा और ये न्यूक्लियस मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करता रहा। डिवाइड करता रहेगा तो हमें मिलेगा क्या बच्चों? दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। कार्योकाइनेसिस अकर्स बट नो साइटोकाइनेसिस। याद रखिएगा किसके लिए बोला मैंने? सिनोसाइटियम के लिए, COENO, सिनोसाइटियम। हियर इट इज सिनसाइटियम, SYN, सिन मींस फ्यूजन, ये याद रखना है। तो सिन मींस कई सेल्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे, सिंसिटियल कंडीशन मिल जाएगा। तो मसल सेल, स्केलेटल मसल सेल क्या है बेटा? सिंसिटियल सेल है, इसीलिए ये फाइबर के फॉर्म में होता है, मायोब्लास्ट सेल्स के फ्यूजन से बना है और इसमें कई न्यूक्लियस होते हैं। तो ऊपर से चलते हैं बेटा, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। सबसे पहले हमें मिला मसल, मसल के ऊपर बेटा इपीमाइसियम, देन मसल बंडल, मसल बंडल के भीतर हमें मिला, ऊपर मिला हमें बेटा पेरीमाइसियम, एंड दी मसल फाइबर, इसके ऊपर कवरिंग मिलेगी जिसे हम बोलेंगे इंडोमाइसियम। हमने फॉर्मूला बोला था ईपी, तो इपीमाइसियम पेरीमाइसियम क्या हो गया बेटा? इपीमाइसियम पेरीमाइसियम क्या हो गया बेटा? ये होगा व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। फिर आ जाएगा ई फॉर इंडोमाइसियम, एंड इंडोमाइसियम इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये एरियोलर होता है, ठीक है? इसे आपको अच्छे से याद रखना, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। यहां हमें इंडोमाइसियम पॉइंट याद रखनी है। सो इट इज इंडोमाइसियम, सबसे आउटर लेयर ऑन दी, किस वॉल पे बेटा? कहां पे बात कर रहे हैं हम लोग? ऑन दी मसल फाइबर। मसल फाइबर्स को अब हम डिटेल में चलते हैं बच्चों। तो यहां पे हमने देखा बेटा मसल सेल, मायोफाइब्रिल, जहां आप देख पा रहे हो बेटा। अब यहां स्क्रीन पे देखना बेटा, मैंने एक मसल सेल को विड्रॉ किया बाहर, तो मसल सेल के भीतर हमें मिल रहा है मायोफाइब्रिल। मसल फाइबर कंटेन्स सेवरल मसल फिलामेंट्स आर नोन एज मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगी। यहां इस पार्ट को देख लेते हैं। मसल फाइबर में हमने देखा बेटा क्या, यहां आपको कुछ न्यूक्लियस दिखेगा। इंडोमाइसियम हमने पढ़ा था बेटा, पेरीमाइसियम बाहर की तरफ कवरिंग, सबसे बाहर की तरफ यहां पे, ठीक है? फिर बात करेंगे तो सोमैटिक मोटर न्यूरॉन, क्योंकि ये न्यूरॉन से बेटा, तो न्यूरॉन्स क्योंकि ये मसल्स है बेटा, तो मसल्स को कंट्रोल करने के लिए आएगा बेटा न्यूरॉन और बनाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरॉन्स मसल से अटैच होंगे जिस पॉइंट पे, उसे हम बोल देंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो यहाँ पे आपको सोमैटिक न्यूरॉन्स भी दिख जाएंगे बेटा। यहाँ कुछ ब्लड कैपिलरीज आपको आते हुए दिखेंगे। इंडोमाइसियम क्लियर हुआ। सार्कोलेमा, सार्को वर्ड को समझते हैं। सार्को मीन्स फ्लेश एंड फ्लेश मीन्स मसल, ठीक है? तो सार्को मीन्स फ्लेश एंड फ्लेश मीन्स मसल। तो सार्को वर्ड आपको बार बार मिलेगा। सार्कोलेमा मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल, मसल सेल की इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। देन माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बोलेंगे हम सार्कोसोम, सार्कोप्लाज्म,
साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल सार्कोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म, सार्कोलेमा, सार्कोजोम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सार्कोमेयर। एक वर्ड मिलेगा बेटा आपको मसल की कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट जिसे हम बोलेंगे सार्कोमेयर। तो यहां पे बेटा सार्को वर्ड का मतलब क्या रहा बच्चों? फ्लैश। मसल्स फॉर्म कैसे होते हैं उसके बारे में एक बात करेंगे। द कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट्स ऑफ मसल फाइबर, द मायोफाइब्रिल्स जिन्हें हम बोले बेटा, कंटेन्स ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक रहेंगे बेटा, थिक एंड थिन फिलामेंट। तो इनकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर में ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। यहां देखिएगा कुछ बेटा मायोब्लास्ट सेल्स है। जब भी ब्लास्ट वर्ड आता है बायो में, दैट मींस फॉर्मेशन। मायोब्लास्ट मतलब कि ऐसे सेल्स जो मसल बनाएंगे। यहाँ कुछ सैटेलाइट सेल्स भी आपको दिखेंगे बेटा, और ये जब सैटेलाइट सेल्स जो आपको दिख रहे हैं बेटा, ये रिपेयर करने में काम करते हैं। ये मायोब्लास्ट सेल्स ही हैं जो कि मसल फाइबर तो बन जाएंगे। यहां देखिए बेटा, ये इमैच्योर मसल फाइबर बनने जा रहा है फ्यूजन ऑफ सेल्स से, लेकिन कुछ सेल्स अभी भी बेटा मायोब्लास्ट के वहां रुके रहते हैं, और ये आपको मैच्योर मसल में भी दिखेंगे जिन्हें सैटेलाइट सेल्स बोलते हैं। एंड दीज सैटेलाइट सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल रिपेयर। अगर मसल में कहीं डैमेज होता है तो ये सैटेलाइट सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये स्टेम सेल्स है। स्टेम सेल्स याद रखिएगा बच्चों, स्टेम सेल्स एक एप्रोप्रिएट सेल्स होते हैं, एक पर्टिकुलर सेल्स होते हैं जो किसी ऑर्गन या बॉडी या फिर टिश्यू को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्टेम सेल्स मींस सिंपली अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, जिनको डिफरेंशिएशन कंप्लीटली मिला नहीं है, जो डिफरेंशिएट नहीं किए हैं कि उन्हें क्या ऑर्गन बनाना है, क्या टिश्यू बनाना है। ठीक है, तो यहाँ वही पुरानी स्ट्रक्चर बेटा, जहां हम देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जिसे हम सार्कोजोम बोल सकते हैं। देन मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल्स अभी हम डिटेल में देखेंगे। मायोफाइब्रिल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखेंगे बेटा, देखते हैं बेटा मायोफाइब्रिल के अल्ट्रा। तो यहाँ आपको दिख रहा है बेटा एक पूरा का पूरा मसल सेल ड्रॉ किया गया, बाहर निकाला गया है, और यहाँ एक मसल मायोफाइब्रिल है। बच्चों याद रखिएगा, मायोफाइब्रिल का नंबर, अमाउंट, थिकनेस वेरी करता है एज टू एज, पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है, अगर आप ज्यादा मस्कुलर हो तो आपके मसल सेल्स ज्यादा लंबे हो सकते हैं, ज्यादा थिक हो सकते हैं, मायोफाइब्रिल्स का नंबर उनमें ज्यादा हो सकता है, मायोफाइब्रिल्स का थिकनेस उसमें ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अगर आप लीन एंड थिन हो तो आप में मायोफाइब्रिल्स का नंबर कम हो सकता है, मायोफाइब्रिल्स में नंबर ऑफ एक्टिन मायोसिन कम हो सकते हैं, और यही रेगुलेट करते बेटा हमारे मसल टोन को, हमारे मसल थिकनेस को। ठीक है, हम सब जानते बेटा कि मसल बनाने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए। नो डाउट प्रोटीन कंजम्पशन इज रिक्वायर्ड फॉर मसल बिल्डअप। अगर आप बेटा बॉडी बिल्डर हो तो नो डाउट आपको बेटा मसल बनाने के लिए बहुत सारा प्रोटीन चाहिए, लेकिन ये प्रोटीन जाता कहाँ है? प्रोटीन एब्जॉर्ब होने के बाद से मसल फॉर्मेशन में यूज होता है। मसल फॉर्मेशन में एक्टिन एंड मायोसिन मेन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं बेटा, जिनको बनाने के लिए ये अमीनो एसिड्स, दैट इज डाइजेस्टेड प्रोटीन्स जो आप खाते हैं, वो यूज में आते हैं। तो बच्चों एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप डायग्राम्स को कैप्चर कर सकते हो, उन्हें समझ सकते हो। जब भी डायग्राम समझना हो तो आप वीडियो पॉज कर लेना। यहाँ देखिएगा, तो आपको इस स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा बेटा, ये बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ एक लेयर दिख रही है बेटा, एंड दैट इज एंडोमाइसियम। सबसे बाहर की तरफ एंडोमाइसियम रहेगा, फिर उसके भीतर रहेगा बेटा सार्कोलेमा, जहां पे देखिएगा ये सार्कोलेमा। सबसे बाहर की तरफ एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम इज नॉट अ सेल मेम्ब्रेन, ये बेटा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर रहेगी। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की ये लेयर प्रोटेक्शन के लिए बनी हुई है। फिर आएगा सार्कोलेमा। सार्कोलेमा के बाद से शुरू होगा बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क, जो मायोफाइब्रिल्स को कवर किए हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नेटवर्क, यहाँ आप देख सकते हो बेटा इस पार्ट में, ये जो आपको जिग जैग बेटा नेटवर्क्स दिख रहे हैं, इनको बोलेंगे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इनके टिब्यूल्स को बोलेंगे बेटा हम एल टिब्यूल, लॉन्गिट्यूडिनल टिब्यूल। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो मैं लाइन खींच रहा हूं बेटा ग्रीन कलर से आप देख सकते हो, ये क्या हो गया बेटा? एल टिब्यूल्स। एल टिब्यूल स्टैंड्स फॉर लॉन्गिट्यूडिनल टिब्यूल्स। ये लॉन्गिट्यूडिनल टिब्यूल्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टिब्यूल्स हैं, जिनमें बहुत सारा कैल्शियम भरा हुआ है, about 10,000 times more calcium as compared to cytoplasm और blood। सेल की साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में या ब्लड के कंपैरिजन में 10,000 टाइम्स ज्यादा कैल्शियम, और ये कैल्शियम की मॉलिक्यूल है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अगर कैल्शियम अवेलेबल नहीं है मसल फाइबर्स के पास तो वो कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस में नहीं जाएंगे। सुना आपने स्टूडेंट्स? तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फाइबर्स जिन्हें हम बोलेंगे एल टिब्यूल,
जो कि लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड है बेटा, और बीच बीच पर आपको दिखेगी बेटा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेट कर रही है ट्रांसवर्सली, जैसे आप यहां देख सकते हो बेटा, यहां देख सकते हो ये ट्रांसवर्सली क्या जा रही है बेटा, भीतर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेट कर रही है, जिसे हम बोलेंगे टी टिब्यूल, जिन्हें हम बोलेंगे टी टिब्यूल, दैट मींस ट्रांसवर्स टिब्यूल। ट्रांसवर्स टिब्यूल मेम्ब्रेन पोटेंशियल को सेल के भीतर लेके आएंगे, मसल सेल के भीतर लेके आएंगे ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिससे इंपल्स लॉन्गिट्यूडनल टिब्यूल्स को मिल पाए। इंपल्स जैसे ही मिलेगा लॉन्गिट्यूडनल टिब्यूल्स को फ्रॉम टी टिब्यूल, ट्रांसवर्स टिब्यूल, ये लॉन्गिट्यूडनल टिब्यूल्स कैल्शियम रिलीज करेंगी और उस कैल्शियम से ही होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन, उस कैल्शियम से ही होगा बच्चों मसल कॉन्ट्रैक्शन। सुनिए, इन दिस प्रोसेस यहाँ जो आपको दिख रही है बेटा मायोफाइब्रिल्स, उन्हें ध्यान से देखिएगा, इनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को हम अब ड्रॉ करते हैं, आगे की तरफ देखते हैं बेटा। यहाँ एक मायोफाइब्रिल आपको दिख रही है, सिंगल मायोफाइब्रिल, ठीक है। मायोफाइब्रिल कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स, जिनको हम एक्टिन एंड मायोसिन। तो यहाँ आपको बेटा ये ZAIHNM लाइंस के बारे में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ आपको बेटा एक टेबल मिलेगा, इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लें। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या होते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या होते हैं, ठीक है। जो भी देखा मैंने बेटा कि मैक्सिमम बच्चे इसी पॉइंट पे गलत करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या होता है, रेगुलेटरी प्रोटीन क्या होता है एंड दी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स क्या होते हैं। यहाँ सभी बच्चे गलत करते हैं, जो कि बेटा ब्लंडर मिस्टेक होता है। तो इस पॉइंट पे बेटा आपको ये मायोफाइब्रिल आपको दिख रही है बेटा। मायोफाइब्रिल को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये हमें एक स्टीरिएटेड अपीयरेंस देगा, दैट इज डार्क एंड लाइट बैंड, डार्क एंड लाइट बैंड। ये डार्क एंड लाइट बैंड क्यों विजिबल है, क्यों आ रहा है, इसके बारे में बात करते हैं बच्चों। व्हाई डार्क एंड लाइट बैंड इज विजिबल इन केस ऑफ स्केलेटल मसल। और यहां देखते हैं बेटा ये जो डार्क रीजन दिख रहा है, जिसे मैं ग्रीन फ्लोरेसेंट कलर से बेटा मार्क किया, और ये एक एरिया दिखा आपको जो कि लाइट रीजन है। ऐसा क्यों होता है? इट इज ड्यू टू डिफरेंट ओवरलैपिंग पैटर्न्स। ओवरलैपिंग पैटर्न जो होगा एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट का, उसके कारण ऐसा होता है। तो यहां मानकर चलो बेटा कि ये रहे दो डिस्क, सर्कुलर पैटर्न में, सिलिंड्रिकल पैटर्न में दो डिस्क हो गए बेटा, और इन डिस्क को बोलेंगे हम जेड डिस्क, मानकर चलो, ठीक है। इन जेड डिस्क को बनाने के लिए यूज होता बेटा एक्टिनिन प्रोटीन। विच प्रोटीन? एक्टिनिन प्रोटीन। एक्टिनिन, जेड डिस्क इज मेड अप ऑफ एक्टिनिन प्रोटीन। जेड डिस्क भी बोल सकते हैं, जेड लाइन भी बोल सकते हैं। दो कंसेक्यूटिव जेड डिस्क के बीच की गैप को सार्कोमियर बोलते हैं, एंड सार्कोमियर इज द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। ये कॉन्ट्रैक्टाइल एंड फंक्शनल यूनिट है बेटा फॉर द स्केलेटल मसल। दो जेड लाइंस जो आपको दिख रहे हैं बेटा, इनसे एक्टिन फिलामेंट्स निकलती हैं कुछ इस तरीके से बेटा। इनके मिडिल में रहेगा बेटा एम लाइन। एम लाइन इज मेड अप ऑफ मायोमेसिन, इट इज मेड अप ऑफ मायोमेसिन। एम लाइन इज मेड अप ऑफ मायोमेसिन। और ये जो ब्लू लाइन दिख रही है बेटा आपको, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? एक्टिन। तो जेड डिस्क से लैटरली कौन से फिलामेंट्स निकले बेटा? एक्टिन फिलामेंट्स। बीच में रह गया बेटा एम लाइन, और एम लाइन किससे बना हुआ? मायोमेसिन से। और इनसे निकलते हैं बेटा, इनसे निकलते हैं मायोसिन फिलामेंट्स, इनसे बनते हैं मायोसिन फिलामेंट्स। एंड द ओवरलैपिंग रीजन, अब देखिएगा जो ओवरलैपिंग रीजन है, अब मैं पूरे पार्ट को क्लियर कर देता हूं आपके सामने, देखिएगा। दिस इज द जेड लाइन, दिस इज द जेड लाइन मेड अप ऑफ एक्टिनिन प्रोटीन, दिस इज द एम लाइन, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। और उनसे निकले हुए बेटा ये जो आपको येलो कलर के दिख रहे हैं डायग्राम में, मैंने उसे ग्रीन से मार्क कर दिया, देखिएगा एक्टिन फिलामेंट्स। एम लाइन से निकले हैं जो फिलामेंट्स, उन्हें बोल दिया गया मायोसिन फिलामेंट्स। मायोसिन फिलामेंट पे मैंने रेड कलर से मार्क कर दिया, देख लीजिए। जो ओवरलैपिंग रीजन है, पूरा का पूरा ओवरलैपिंग रीजन, जिन्हें मैंने बॉक्स में डाल दिया है, उसे हम बोलेंगे डार्क जोन और एनआइसोट्रोपिक बैंड। E for anisotropic band and it is dark. A band क्या बोल देंगे? A band. A band में क्या रहेगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। It is the length of myosin filament. जितना मायोसिन फिलामेंट का लेंथ है उतना ही A band आ रहा देखिएगा। और ये एक्टिन मायोसिन ओवरलैपिंग रीजन है, यहाँ एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप करते हुए आपको मिलेंगे, ठीक है। क्या क्या बेटा? लेंथ, जितना मायोसिन का लेंथ उतना ही A band. Length of myosin is equal to overlapping region. Overlapping region of what? Actin and myosin. Actin myosin का overlapping region खत्म। अब याद रखिएगा बेटा, जब मैं
लाइट बैंड की तरफ मूव करता हूं, लाइट बैंड को समझाता हूं। इस डायग्राम में देखिए बेटा, ये रहा बेटा आपका डार्क बैंड। डार्क बैंड में ये फिर साइड साइड में हो गया क्या बेटा, लाइट बैंड। लाइट बैंड्स ओनली एक्टिन फिलामेंट, ये रह गया बेटा जेड लाइन। जेड लाइन से एक्टिन यहां तक गया, जहां देखिएगा रेड लाइन में दिखा रहा हूं। अब एक्टिन का वैसा पार्ट जो नॉन ओवरलैपिंग है, ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट, इसे हम बोलेंगे आई बैंड, दैट इज आइसोट्रोपिक बैंड। इसे हम बोलेंगे आइसोट्रोपिक बैंड। आइसो मतलब कि एक समान, यहां पे बेटा सिर्फ एक्टिन रहेगा। नॉन ओवरलैपिंग रीजन ऑफ एक्टिन, नॉन ओवरलैपिंग रीजन ऑफ एक्टिन, एक्टिन का नॉन ओवरलैपिंग रीजन, एक्टिन का नॉन ओवरलैपिंग रीजन, इसे बोलेंगे आई बैंड। ए फॉर एन आइसोट्रोपिक, जो आइसोट्रोपिक नहीं, आइसो मतलब एक समान। यहां से जब दो तरह के फिलामेंट्स पास कर रहे हैं, एक्टिन मायोसिन ओवरलैपिंग है, तो लाइट जब पास करेगा तो लाइट की बहुत ज्यादा स्कैटरिंग होगी और हमारे आईज तक, क्योंकि बेटा माइक्रोस्कोप से होता हुआ, जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे मसल को देख रहे हैं तो माइक्रोस्कोप से लाइट जब स्कैटरिंग होता हुआ हमारे आईज तक आएगा तो बेटा क्या आएगा, कम आएगा और वो रीजन डार्क दिखेगा। अब जहां से लाइट डायरेक्टली आ जा रहा तो वो रीजन कैसा दिखेगा, लाइट बैंड। जहां से, जिस एरिया से बेटा लाइट स्कैटर करता हुआ हमारे पास पहुंच रहा है, वो रीजन क्या कहलाएगा, डार्क बैंड और ए बैंड। सो ए बैंड, आई बैंड, ये सब तो हमने मसल पढ़ा। मसल की कवरिंग बेटा इपीमाइसियम, इपीमाइसियम के बाद से बेटा हमने मसल फाइबर्स के बंडल को निकाला जिसे हमने फैसिकल बोला। फैसिकल की कवरिंग बेटा पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम के बाद से बेटा हमें मिला एक पूरा का पूरा एक मसल फाइबर, मसल फाइबर की कवरिंग हो गई बेटा इंडोमाइसियम। इंडोमाइसियम के नीचे मिलेगा आपको बेटा सार्कोलेमा, इंडोमाइसियम के नीचे मिलेगा सार्कोलेमा और उनके भीतर मिलेगा आपको बेटा मायोफाइब्रिल्स, और हम मायोफाइब्रिल्स को ही अभी पढ़ रहे हैं। रिलैक्स्ड वाले कंडीशन में मैं यहां लाइन ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, ये एक जेड लाइन हो गया, ये एक जेड लाइन, तो एक सार्कोमियर क्या हो गया बेटा, जेड लाइन से जेड लाइन की गैप, जिसमें एक कंप्लीट ए बैंड आ रहा है और हाफ आई बैंड आ रहा है, इधर एक हाफ आई बैंड आ रहा है, यस सर नो। तो सार्कोमेयर इज इक्वल्स टू, सार्कोमेयर क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, इज इक्वल्स टू, सार्कोमेयर इज इक्वल्स टू हाफ आई प्लस ए प्लस हाफ आई। आई बैंड की लेंथ होती है बेटा 0.5 माइक्रोन, ए बैंड की लेंथ होती है 1.5 माइक्रोन और अगेन 0.5 माइक्रोन, तो टोटल हो गया बेटा 2.5 माइक्रोन। So the length of sarcomere during non-contracted state, जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तब कितना रहेगा भैया लेंथ, 2.5 माइक्रोन, जिसमें डार्क बैंड बिल्कुल बिल्कुल मिडिल में मिलेगा। डार्क बैंड के बिल्कुल मिडिल में देखो बेटा, बिल्कुल बीचों बीच मायोसिन नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन में ओनली मायोसिन है। सेंटर ऑफ डार्क रीजन इज नोन एज एच जोन, ये रीजन कहलाएगा बेटा एच जोन। Center of dark band having only myosin filament is known as H zone, इसे हम बोलेंगे H zone। आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो बच्चों, ये देखिएगा H zone, ये देखिएगा H, सॉरी दिस वन इज H zone। H stands for Heller और Hansen, Hansen साइंटिस्ट के नाम से आता है बेटा H, और H का मतलब होता है, आ रहा है हेलर से, हेलर मीन्स ब्राइट, हेलर मीन्स ब्राइट। तो देखोगे डार्क रीजन के बीच का पार्ट बेटा थोड़ा ब्राइट दिख रहा, थोड़ा सा ग्लोइंग दिख रहा, एंड दैट इज नोन एज एच जोन, नॉट एच बैंड, एच जोन इसे बोलेंगे बेटा। और एच जोन के बीचों बीच में आपको एम लाइन दिखेगा। तो जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे बेटा, तो याद रखिएगा कि ये मेरी बॉडी हो गई एम लाइन, ठीक है, एम लाइन, और ये हो गया बेटा मायोसिन फिलामेंट्स। मायोसिन फिलामेंट्स एक्टिन फिलामेंट्स को अगर खींचते हैं, ध्यान से देखिएगा, मायोसिन फिलामेंट्स में हो गया एम लाइन, ये हो गया बेटा मायोसिन फिलामेंट्स, और मैं अगर एक्टिन फिलामेंट्स को खींचता हूं तो एक्टिन फिलामेंट्स जेड लाइन को लेकर बेटा एम लाइन की तरफ आएंगी, तो क्या होगा बेटा, दो जेड लाइन क्लोज होंगे और ऐसे ऐसे सारे के सारे जेड लाइंस आपस में क्लोज होंगे और एंटायर मसल छोटा होगा, सार्कोमियर छोटा होगा, बहुत सारे सार्कोमियर यूनिट से ये मिलके बना हुआ है, तो सारे के सारे सार्कोमियर्स छोटे होंगे और पूरा का पूरा मसल छोटा होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एम लाइन, एच जोन वाला जोन, जिसमें एक्टिन फिलामेंट्स भीतर की तरफ आएंगे। ध्यान से देखिएगा डायग्राम में, मैं इसका एक एनिमेशन पहले आपको दिखाता हूं। यहां इस एनिमेशन में देखिएगा बच्चों,
आप देख रहे हो एनिमेशन में कि पूरा का पूरा जो एक्टिन फिलामेंट है जेड लाइन को लेके भीतर की तरफ आ रहा है। बार बार देख रहे हो बेटा इस पार्ट को। सार्कोमेयर क्या दिखा रहा है? लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट दिखा रहा है। सार्कोमेयर क्या दिखा रहा है? लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट ऑफ मसल फिलामेंट्स, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन मायोसिन कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंट्स हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स हैं। इनके बाद जितने भी प्रोटीन्स आते हैं बेटा, लाइक टाइटिन, डेस्मीन, ठीक है, एक्टिनिन, मायोमेसिन, ये सारे के सारे प्रोटीन्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हो जाएंगे। स्ट्रक्चरल, जो स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प नहीं कर रहा है। एच जोन क्लियर हुआ, आपको ए बैंड क्लियर हुआ, आपको बेटा आई बैंड क्लियर हुआ, आपको जेड डिस्क क्लियर हुए, देन आफ्टर सार्कोमेयर वर्ड क्लियर हुआ, सार्कोमेयर की लेंथ क्लियर हुई। जो अरेंजमेंट हमने फिलहाल देखा ये लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स का अरेंजमेंट है। इन लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट्स में आपने क्या सीखा बेटा कि कैसे एक्टिन एंड मायोसिन पैरेलली अरेंज्ड हैं। जब इन्हें क्रॉस सेक्शन में देखा जाएगा तो इनका क्रॉस सेक्शन इमेज कैसा दिखेगा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहां इस स्क्रीन पे फिलहाल जो आपको दिख रहा बेटा, दैट इज जेड डिस्क क्या होता है, ए बैंड क्या होता है, आई बैंड क्या होता है, एच जोन क्या होता है, एम लाइन क्या होता है। ठीक है, ये आपके बेटा आपके डिस्क्रिप्शन के लिए रहेंगे, बहुत अच्छे से यहां समझाए गए हैं, इसे देखिएगा। अब मैं अगर ट्रांसवर्स सेक्शन कट करता हूं मसल का तो मुझे कुछ इस तरह का अरेंजमेंट मिलेगा जहां एक मायोसिन 6 एक्टिन से सराउंडेड है। सिंगल मायोसिन इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन एंड 1 एक्टिन इज सराउंडेड बाय 3 मायोसिन। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। one myosin is one actin is surrounded by 3 myosin। 3 मायोसिन से सराउंडेड है। ठीक है, कभी भी मसल फिलामेंट में एक्टिन फिलामेंट्स का नंबर ज्यादा होगा, ये याद रखिएगा। एनी मसल, कोई भी मसल हो, एक्टिन फिलामेंट नंबर इज ऑलवेज हाई एज कंपेयर टू मायोसिन। मायोसिन थिक फिलामेंट, एक्टिन थिन फिलामेंट, एक्टिन थिन फिलामेंट, मायोसिन थिक फिलामेंट। अब इनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को बच्चों देखा जाए, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, यहां अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेटा बात कर सकते हैं। यहां हम देख रहे थे थिक एंड थिन फिलामेंट। सो हियर दिस वन इज मायोसिन। ये मायोसिन नहीं है बेटा। मैक्सिमम बच्चे इस पार्ट को एनसीईआरटी का इमेज देखकर बोल देते हैं कि ये मायोसिन है। ठीक है, ये मायोसिन नहीं है, ये मायोसिन है। और मायोसिन अबाउट 300 मेरोमायोसिन यूनिट से मिलकर बना रहता है। ठीक है, तो ये हो गई यूनिट बेटा मेरोमायोसिन। क्या हो गई? मेरोमायोसिन। कितनी? 300 अप्रोक्सीमेट 300 मेरोमायोसिन यूनिट्स मिलकर मायोसिन फिलामेंट बनाती हैं, थिक फिलामेंट, जिनमें यहां एम लाइन रहेगा बेटा। और अब हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा एक बार मेरोमायोसिन यूनिट्स को, जहां पे बेटा आपको टेल मिलेगा, आपको बल्जिंग 2 हेड के मिलेंगे। इनको डिटेल में पढ़ेंगे, वेट कीजिए। ये रह गया बेटा हमारी एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन थिन फिलामेंट कहलाएगी बेटा। एक्टिन का नंबर ज्यादा होता है और एक्टिन की मोनोमर होती है ग्लोबुलर एक्टिन, जी एक्टिन। ग्लोबुलर एक्टिन इज द यूनिट ऑफ और मोनोमर ऑफ एक्टिन। सो लेट बिगिन द स्टडी ऑफ, यहां से बेटा शुरू करते हैं हम लोग इन मॉलिक्यूल्स की स्टडी। ध्यान से देखिएगा। तो यहां आपको देखिए बेटा सार्कोमेयर, सार्कोमेयर में ये हो गई एक्टिन, ये हो गई बेटा बीचों बीच ग्रीन कलर की मायोसिन। तो यहां आपको मायोसिन फिलामेंट को दिखाया गया है, एक सिंगल मेरोमायोसिन यूनिट को, और ये पूरा का पूरा मायोसिन फिलामेंट। दिस वन इज एक्टिन। एक्टिन कैसे बनता भैया? तो जी एक्टिन के पॉलीमराइजेशन से। देखिएगा बच्चों, जी एक्टिन, जैसे ये हो गई एक जी एक्टिन। जी एक्टिन स्टैंड्स फॉर ग्लोबुलर एक्टिन। ग्लोबुलर एक्टिन पे एक अटैचमेंट पॉइंट रहता है जिसे हम बोलते हैं एक्टिव साइट और मायोसिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन बाइंडिंग साइट। ओके स्टूडेंट्स, ग्लोबुलर एक्टिन पर एक एक्टिव साइट है जिससे मायोसिन हेड आकर जुड़ेगा। अभी हम देखेंगे, तो इसे बोलेंगे हम एक्टिव साइट और मायोसिन बाइंडिंग साइट। और जी एक्टिन के सेवरल यूनिट्स मिलकर बना देंगे बेटा एफ एक्टिन। एफ फॉर फिलामेंटस एक्टिन। सेवरल यूनिट्स ऑफ जी एक्टिन
पॉलीमराइज टू फॉर्म एफ एक्टीन, और एफ एक्टीन पर फिर वही बेटा एक्टिव साइट्स रहेंगे। टू फिलामेंटस एक्टीन मॉलिक्यूल्स, यहां पे देखिएगा बेटा जी एक्टीन से एफ एक्टीन बनने में मैग्नीशियम आयंस यूज होंगे, ये याद रखिएगा, Mg2+ आयंस का यूज होगा। पॉलीमराइजेशन रिक्वायर्स मैग्नीशियम आयन। फिर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एफ एक्टीन हेलिकली कॉइल हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, जैसे डीएनए कॉइल होता है बेटा, हेलिकली कॉइल हो जाएंगे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एफ एक्टीन और बन जाएगा एक्टीन फिलामेंट, कंप्लीट एक्टीन फिलामेंट। बट this actin filament requires some another proteins for its regulation। जैसे लॉक के रेगुलेशन के लिए हमें की चाहिए बेटा, हमेशा लॉक खुद से रेगुलेट नहीं होता है, हमें की चाहिए होता है इसे ऑन और ऑफ करने के लिए, लॉक और अनलॉक करने के लिए। वैसे ही इन एक्टिव साइट्स को अगर हम ऑलवेज ओपन रखते हैं तो मायोसिन कभी भी आकर जुड़ सकता है। मायोसिन तभी जुड़ना चाहिए जब हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, and when we don't need muscle contraction during relaxation, muscle filaments आपस में अटैच नहीं होने चाहिए, एक्टिन मायोसिन अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, देखिएगा ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन में ट्रोपोमायोसिन नंबर 1, ट्रोपोमायोसिन, दिस ट्रोपोमायोसिन is a long filamentous protein, ये long filamentous protein है, and it masks, ये पूरी तरह से कवर कर लेता है एक्टिव साइट्स को। जितने भी एक्टिव साइट्स दिख रहे हैं बेटा आपको मॉलिक्यूल पे, जो कि इन्हें आप बेटा येलो कलर के यहां पे देख सकते हो, ठीक है, अटैचमेंट साइट्स, उनको ये मास्क कर लेता है, कवर कर लेता है। मास्क कर लेने से अब मायोसिन हेड इनसे नहीं जुड़ सकता, एंड द प्रोटीन इज नोन एज ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन को रेगुलेट करने के लिए, ट्रोपोमायोसिन को सेपरेट करवाने के लिए, एज पर नीड, जब जरूरत पड़े, तो ट्रोपोमायोसिन को सेपरेट करवाने के लिए हमें चाहिए होता है बेटा रेगुलेटरी प्रोटीन चाहिए होती, दैट इज नोन एज ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन में 3 सब यूनिट्स होते हैं और ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। ट्रोपोमायोसिन फिलामेंटस प्रोटीन, ट्रोपोनिन ग्लोबुलर प्रोटीन विथ 3 सब यूनिट्स, 3 सब यूनिट होते हैं, याद रखना बेटा आपको, I, T and C। ट्रोपोनिन आई, TANI में उसे बोल रहा हूं, ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिशन ऑफ मायोसिन हेड बाइंडिंग। ये इनहिबिटरी सब यूनिट है बेटा, ये इनहिबिटरी सब यूनिट है, ये मायोसिन हेड को आके जुड़ने से रोकता है, ठीक है, बचाता है, मायोसिन हेड फर्दर अटैच इससे नहीं हो सकता है। देन TNT, दैट इज ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग सब यूनिट, मतलब कि ये ट्रोपोनिन का पार्ट है और ट्रोपोमायोसिन से जुड़ेगा इसी से, और ये कहलाएगा ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग सब यूनिट, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग सब यूनिट, ओके, एंड द सी सब यूनिट, एंड द सी सब यूनिट, 3 सब यूनिट थे बेटा। तो सी के बारे में बात करें तो TNC, कैल्शियम बाइंडिंग सब यूनिट, कैल्शियम बाइंडिंग। ये कैल्शियम बाइंडिंग सब यूनिट क्या करता है बच्चों, जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होता है, वो कैल्शियम आकर जुड़ता है बेटा TNC से, ट्रोपोनिन कैल्शियम बाइंडिंग सब यूनिट से, और ये यहां एक कन्फर्मेशनल चेंज लाता है, कन्फिगरेशनल चेंज लाता है। ये ट्रोपोमायोसिन को पकड़कर, ट्रोपोनिन क्या है, रेगुलर इंटरवल्स पे, जैसे हमारे बटन्स, ठीक, रेगुलर इंटरवल पर है, और ये बेटा लेकर एक्टिन फिलामेंट्स के ग्रूव में, मतलब 2 एक्टिन फिलामेंट्स उनके बीच में ग्रूव दिख रहा है बेटा, उन ग्रूव में ट्रोपोमायोसिन को लेकर स्लाइड हो जाता है। नाउ द एक्टिव साइट्स ऑफ एक्टिन प्रोटीन आर नेकेड। एक्टिन प्रोटीन के एक्टिव साइट्स, दैट इज मायोसिन अटैचमेंट पॉइंट्स, एक्टिव है, ठीक है, बाइंडिंग के लिए रेडी है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए मसल रेडी है, एक्टिन रेडी है, एक्टिन कंप्लीट। एक्टिन की यूनिट आपसे पूछा जाए तो बोलोगे आप जी एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन। ग्लोबुलर एक्टिन पॉलीमराइज होते हैं मैग्नीशियम आयन की हेल्प से, बनाते हैं फिलामेंटस एक्टिन एंड देन द इंटायर एक्टिन फिलामेंट। तो होप बच्चों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग चलते हैं बेटा मायोसिन की तरफ। मायोसिन पढ़े बच्चों। मायोसिन में आपको ये स्ट्रक्चर यहां से हम पढ़ते हैं बेटा,
मायोसिन की एक यूनिट को बोलेंगे हम मेरोमायोसिन, एंड दिस मेरोमायोसिन सब यूनिट, मेरोमायोसिन कंटेन्स अ लॉन्ग टेल, एक लंबा सा टेल होगा इसके पास, एंड ए ग्लोबुलर बल्की हेड। हमें बल्की हेड के बारे में बात कर रहे हैं, या दो प्रोटीन के यूनिट्स आप देख रहे हो बेटा, कॉइल्ड है। टोटल यहां पर बेटा 6 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर अगर देखें तो हम ध्यान से देखिएगा, एक लॉन्ग फिलामेंटस ऐसा प्रोटीन रहेगा जो कि ऐसा आकर जुड़ा हुआ है, और एक लॉन्ग फिलामेंटस प्रोटीन रहेगा जो कि ऐसा आकर जुड़ा हुआ है, और यहां 2 प्रोटीन्स रहते हैं, फिर यहां 2 प्रोटीन रहते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को मैंने बेटा ओपन करके बना दिया, ड्रॉ कर दिया यहां पे आपके लिए। अब इसी को आप यहां समझ सकते हैं, देखिएगा। तो इनका जो टिप पार्ट है वो रहेगा बेटा एक्टिन बाइंडिंग साइट, क्योंकि ये एक्टिन से जाके जुड़ेगा। ये है किसका पार्ट बेटा, मायोसिन का पार्ट है, एक्टिन से जुड़ेगा, तो ये हो गया एक्टिन बाइंडिंग साइट। ओके, हियर इट इज प्रेजेंट हियर इट इज प्रेजेंट एटीपी बाइंडिंग साइट। यहां से बेटा ये एटीपी आके बैठेंगे, मतलब ये एटीपी का सीट है, एटीपी का चेयर है जिसपे एटीपी आके बैठेगा। और एटीपी को हाइड्रोलाइज करने के लिए यहां एंजाइम होगा बेटा एटीपीएज, यहां एंजाइम होगा एटीपीएज, एंड दिस एटीपीएज रिक्वायर्स कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन, ठीक है, प्लस मैग्नीशियम आयन फॉर इट्स एक्टिवेशन। तो सेल में बेटा मैग्नीशियम आयंस तो अवेलेबल हैं, लेकिन कैल्शियम आयंस की मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं, कभी कभी प्रेजेंट होते हैं, डिपेंडिंग ऑन मसल कॉन्ट्रैक्शन इंपल्स। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ब्रेन से अगर इंपल्स गया, स्पाइनल कॉर्ड से अगर इंपल्स गया, तो अवेलेबल रहेगा कैल्शियम साइटोप्लाज्म में, सार्कोप्लाज्म में। लेकिन मान लीजिए कि इंपल्स नहीं गया, तो सारा का सारा कैल्शियम जो आया था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फिर से दोबारा रिटर्न चला जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ओके, एंड दैट इज द टाइम ऑफ मसल रिलैक्सेशन, ठीक है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय कैल्शियम आया, कैल्शियम चला गया रिलैक्सेशन के लिए, मतलब कि जब तक कैल्शियम नहीं जाएगा रिलैक्सेशन नहीं होगा। तो यहां पे बेटा कैल्शियम इज द की मॉलिक्यूल फॉर मायोसिन ऑल्सो। मायोसिन को भी ये रेगुलेट करता है, कैल्शियम नहीं तो मायोसिन एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि एटीपीएज एंजाइम काम नहीं करेगा, एटीपीएज काम नहीं करेगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। मैग्नीशियम तो हमेशा अवेलेबल रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें मेरोमायोसिन समझ में आया। मेरोमायोसिन को अगर हम डाइजेस्ट करें पेप्सिन एंजाइम से, क्योंकि इस प्रोटीन को जो कार्निवोर्स हैं वो खाते हैं, मसल को खाते भी हैं, तो जब खाते हैं तो पेप्सिन एंजाइम इनके हेड को क्लीव कर देता है, हेड पार्ट को यहां से तोड़ देता है पेप्सिन। तो इस पार्ट को बोलते हैं बेटा HMM, हैवी मेरोमायोसिन, और इसे बोलते हैं LMM, लाइट मेरोमायोसिन। हैवी मेरोमायोसिन बल्की हेड, लाइट मेरोमायोसिन छोटा पार्ट, किस एंजाइम से तोड़ा बेटा, पेप्सिन। पेप्सिन से डाइजेस्ट होने पे ऐसा होता है। ओके, तो इस साइड वाले पार्ट को बोलते हैं बेटा हम क्रॉस आर्म, और ये क्रॉस ब्रिज बनाने में हेल्प करता है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। दिस वन इज नोन एज क्रॉस आर्म। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। सो द यूनिट ऑफ myosin is meromyosin. About 300 meromyosin unites to form myosin. तो ये बेटा पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, टाइटिन, अल्फा एक्टिनिन, मायोमेसिन, नेब्यूलिन, डिस्ट्रोफिन, these all proteins are involved in making structure of muscle fiber. Then regulatory proteins, tropomyosin and troponin पढ़ा हमने बेटा, myosin and actin, contractile proteins. Okay, इसे आप स्लाइड को बेटा रीड कर लीजिएगा पॉज करके। फाइबर के बेटा अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा। तो ये मानकर चलो बेटा कि एक मसल सेल है, मसल सेल में आपको मिल जाएंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नथिंग बट द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको मिल जाएंगे ये बेटा क्या, दीज आर दी मायोफाइब्रिल्स। यहाँ आपको मिल जाएंगे बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलेंगे सार्कोजोम, सार्कोजोम, एंड दी साइटोप्लाज्म इज नोन एज, साइटोप्लाज्म को हम नाम देंगे बेटा क्या, दैट इज सार्कोप्लाज्म। न्यूक्लियस दिख जाएंगे आपको बेटा, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स दिख जाएंगे। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हमारे लिवर में होते हैं और हमारे मसल में होते हैं, ये बेटा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। मायोग्लोबिन मिल जाएगा बेटा, मायोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड इट कंटेन्स सिंगल Fe+ मॉलिक्यूल, Fe2+ मॉलिक्यूल, एंड इट बाइंड्स विद सिंगल ऑक्सीजन, एक सिंगल ऑक्सीजन से ही बाइंड करता है ये, एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, बट हियर
myoglobin binds with only one oxygen molecule and it is with single Fe2 plus ion. ये आपके सामने स्ट्रक्चर हो गया बेटा. ये आपको दिख रही है बेटा टी ट्यूब्यूल, ये दिख रही है बेटा आपको एल ट्यूब्यूल. टी ट्यूब्यूल एल ट्यूब्यूल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते हैं, चिपके हुए नहीं होते हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, बिल्कुल अपने अपने क्लोज होते हैं. जैसे ही टी ट्यूब्यूल में पोटेंशियल चेंज आएगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बदलेगा, एल ट्यूब्यूल उसके लिए रिसेप्टिव हो जाएगा और सिग्नल को रिसीव करने के बाद से वो अपने कैल्शियम आयन चैनल्स को ओपन कर देगा. वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स ओपन होंगे, VGC फॉर कैल्शियम आयन, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स ओपन होंगे और ये पूरा का पूरा बेटा कैल्शियम रिलीज करके दे देगा किसको बेटा, फॉर दी मायोफाइब्रिल्स मसल फिलामेंट्स फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. व्हाट इज मोटर यूनिट? मोटर यूनिट से बेटा क्वेश्चन आते हैं, सुनिएगा. मोटर यूनिट बहुत सिंपल है. एक सिंगल मोटर न्यूरॉन से जितने भी मसल फाइबर्स अटैच्ड हो, दैट इज नोन एज मोटर यूनिट. यहां अगर बात करें, एक मोटर यूनिट दिखा रहा है बेटा. जब एक न्यूरॉन आकर जुड़ता है बेटा मसल फाइबर से, उसे बोलते हैं हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. तो ये एक न्यूरॉन सेल दिख रही है बेटा आपको, ये मसल सेल दिख रही है, ठीक है. यहां इसे बोलेंगे सिनेप्टिक बल्ब और सिनेप्टिक एंड बल्ब. सिनेप्टिक एंड बल्ब न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करेगा, जिनमें मेनली बेटा एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है. और ये एसिटाइल कोलिन मसल के मेम्ब्रेन पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप करेंगे, डीपोलराइजेशन लाएंगे बेटा, और उस डीपोलराइजेशन के कारण ही टी ट्यूब्यूल बेटा एक्टिवेट होंगे, एल ट्यूब्यूल एक्टिवेट होंगे और कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे. दिस इज द एक्शन पोटेंशियल. एक्शन पोटेंशियल जैसे ही टीलोडेंड्रिया एरिया सिनेप्टिक एंड बल्ब पे पहुंचता है एंड दैट एरिया नाउ इज परमिएबल फॉर कैल्शियम, क्योंकि ड्यू टू इंपल्स एक्शन पोटेंशियल कैल्शियम आयन VGC आर नाउ ओपन. ड्यू टू एक्शन पोटेंशियल टीलोडेंड्रिया रीजन में सिनेप्टिक एंड बल्ब पे बेटा कैल्शियम VGC ओपन हो जाते हैं. कैल्शियम VGC अलाउज एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस. बहुत सारा कैल्शियम आयन एंटर किया एंड दिस एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन अलाउज बस्टिंग ऑफ दिस सिनेप्टिक वेसिकल्स. तो लास्ट में आपको बेटा सिनेप्टिक बल्ब में आपको सिनेप्टिक वेसिकल्स दिख रहे हैं और ये सिनेप्टिक वेसिकल्स बस्ट होने लगेंगे, ठीक है. बस्ट होने के कारण क्या होगा, एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल इन दो मेम्ब्रेन्स के बीच में रिलीज हो जाएगा इन दी सिनेप्टिक क्लेफ्ट. एंड इन केस ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट को बोलते हैं सिनेप्टिक गटर. न्यूरॉन जब जुड़ता है तो उसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं. यहां हम उसे बोल देते हैं सिनेप्टिक गटर. व्हाई इट इज कॉल्ड सिनेप्टिक गटर बेटा? बिकॉज गटर का मतलब क्या बेटा, जहां सब कुछ एंड हो, पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम जहां जाके गिरता है वो गटर कहलाता है. तो यहां बेटा ये एंड है, इसके बाद इंपल्स कहीं जाने वाला नहीं है, मसल किसी और को इंपल्स देने वाला नहीं है, ठीक है. तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिनेप्टिक गटर. यहां न्यूरोट्रांसमीटर्स आ जाते हैं और यहां पे आपको बेटा ग्रूव्स दिखेंगे, ये जिन्हें हम बोलेंगे सिनेप्टिक ग्रूव्स. और इन सिनेप्टिक ग्रूव्स में आपको दिख जाएंगे बेटा न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स इन ग्रीन कलर. और इन ग्रीन कलर स्ट्रक्चर्स में देखोगे तो एसिटाइल कोलिन जाके बेटा अटैच होगा, ये अटैचमेंट ऑफ एसिटाइल कोलिन. एंड ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ एसिटाइल कोलिन, these receptor molecules are now open for the entry of sodium ion. तो ये बेटा ओपन हो गए और यहां से अब सोडियम की एंट्री शुरू हो गई, सेल में सोडियम इंटर करने लगा. दैट फॉर्म्स एंड प्लेट पोटेंशियल, जिसे हम बोलेंगे क्या बेटा, एंड प्लेट पोटेंशियल. इसे हमने बोल दिया क्या बेटा न्यूरॉन, इसे हम बोलेंगे मोटर एंड प्लेट. देख सकते हो बेटा, तो मोटर एंड प्लेट में एक नया पोटेंशियल डेवलप होता है, पोलराइज कंडीशन डीपोलराइज होता है. और ये आप अच्छे से जानते हो डीपोलराइज क्या होता है, दैट इज membrane is initially positively charged from on the outer side and negatively charged in the inner side. और ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल गड़बड़ाता है, चेंज होता है. पॉजिटिव आयंस दैट इज सोडियम आयन भीतर आ गया बेटा. तो सोडियम आयंस के भीतर आने के कारण मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट इज मोटर एंड प्लेट पोटेंशियल चेंज होता है और ये टी ट्यूब्यूल पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है, मतलब टी ट्यूब्यूल में उतरता है. टी ट्यूब्यूल इसे बेटा एल ट्यूब्यूल की तरफ लेके जाता है. यहां देख सकते हो बेटा आप लोग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए बेटा ये चैनल्स हैं, यहां पे आप टी ट्यूब्यूल्स को देख सकते हो बेटा, ये टी ट्यूब्यूल्स हो गए. यहां आप देख सकते हो कैल्शियम एटीपीएस पंप, मतलब कि कैल्शियम को एंट्री करवाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और एटीपी यूज करेगा. तो चलो इसको सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं स्टूडेंट्स. यहां क्या हुआ बेटा, फर्स्ट स्टेप में
इंपल्स आया, टी ट्यूब्यूल में ट्रेवल किया, टी ट्यूब्यूल से बेटा क्या हुआ, ये पोटेंशियल को बेटा एल ट्यूब्यूल्स को डिस्टर्ब किया, एल ट्यूब्यूल से कैल्शियम आयंस रिलीज हुए। कैल्शियम आयंस जैसे ही रिलीज होंगे बेटा ये आकर ट्रोपोनिन से जुड़ेंगे और ट्रोपोमायोसिन को स्लाइड करके सेपरेट करेंगे। ट्रोपोमायोसिन स्लाइड होगा और ग्रूव में चला जाएगा बेटा। टी ट्यूब्यूल पोटेंशियल, टी ट्यूब्यूल पोटेंशियल से क्या हुआ बेटा, ये एल ट्यूब्यूल्स ओपन हुए, कैल्शियम अवेलेबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये कैल्शियम क्या करेगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में देखोगे कि जाकर बाइंड हो जाएगा ट्रोपोनिन से। किससे बाइंड हुआ, ट्रोपोनिन से। देख सकते हो बेटा एक पर्पल कलर का वहां पे ट्रोपोनिन के ऊपर कैल्शियम बाइंड किया एंड दैट कैल्शियम इज द की मॉलिक्यूल। ये कमाल दिखाएगा, ट्रोपोनिन के स्ट्रक्चर को बदलेगा, ट्रोपोमायोसिन को स्लाइड करवाएगा, मायोसिन हेड को आके जुड़ने का मौका देगा। और मायोसिन हेड, ये रहा बेटा मायोसिन हेड मानकर चलिए, मायोसिन हेड उसे खींचेगा एक्टिन को, और ये रही जेड लाइन, ये रही जेड लाइन, ये रहा एम लाइन, और एम लाइन की तरफ एक्टिन फिलामेंट्स खींचे हुए चले आएंगे। तो सार्कोमियर छोटा हुआ या नहीं हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ये समरी हो गया बेटा, आप इसे भी यूज कर सकते हो अपने पढ़ने के लिए। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा कि जो कैल्शियम साइटोप्लाज्म में आया वो रिटर्न सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैसे जाएगा, कंटिन्यूअस जाता रहेगा। मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपल्स चाहिए होता है, रिलैक्सेशन के लिए कोई इंपल्स नहीं चाहिए होता है। कॉन्ट्रैक्शन का इंपल्स बंद कर दो, मसल रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस कैल्शियम एटीपीएस पंप काम कर रहा है। वो कैल्शियम उठा लेगा, मतलब कि खींच लेगा और डाल देगा कहां बेटा, इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब कि आपके वॉश बेसिन में आपको हाथ धोने के लिए आपको टैप खोलना पड़ता है, उस पानी को वहां से निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। सिंक के नीचे बॉटम में एक बेटा होल बना हुआ है, सारे के सारे वाटर को बेटा तुरंत ही सिंक कर देता है, निकाल लेता है। ऐसा नो, इन द सेम वे कैल्शियम लाने के लिए आपको बेटा बंदोबस्त करना होगा। यू हैव टू डू द इंपल्स कंडक्शन पार्ट, बट नो मेथड फॉर द रिलैक्सेशन पार्ट। रिलैक्सेशन के लिए मसल को कुछ नहीं करना पड़ता है, जस्ट क्या करना पड़ता है भैया, कॉन्ट्रैक्शन के इंपल्स को रोक दो। कैल्शियम आयंस अपने आप भाग जाएंगे तेजी से विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम एटीपीएस पंप और कैल्शियम पंप विद इन दी इनसाइड दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म। तो यहां पे बेटा ये रहा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में याद रखिए बेटा कौन किसके ऊपर स्लाइड करता है, एक्टिन स्लाइड्स ओवर मायोसिन। एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है। ठीक है, दोनों ही कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं। अब मैं आपके अटेंशन को बेटा यहां पे लूंगा, आप एनसीईआरटी के इमेज को यूज करोगे। मैंने जो इमेज दिखाई बेटा ये जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन पार्ट है। मैं यहां पे बेटा नंबर देता हूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। इस डायग्राम को आप ज्यादा यूज नहीं करोगे, आप यूज करोगे बेटर यू आर गोइंग टू यूज योर एनसीईआरटी डायग्राम। मैं बोल रहा हूं बेटा कि इस एक्टिन और मायोसिन अरेंजमेंट में ये मायोसिन रही और ये एक्टिन रही। फर्स्ट डायग्राम में देखिए बेटा एक्टिन भी एक्टिव है, मायोसिन भी एक्टिव है। एक्टिन क्यों एक्टिव है, क्योंकि एक्टिन के पास कैल्शियम है और एक्टिव साइट्स नेकेड है। मायोसिन क्यों एक्टिव है, क्योंकि एटीपी वहां पे बेटा टूटने के लिए रेडी है। एटीपीएज एंजाइम है और एटीपीएज एंजाइम तभी काम करेगा बेटा जब उसे कैल्शियम आयन मिलेगा, मैग्नीशियम आयन मिलेगा। तो यहां ये जुड़ा हुआ, याद करो बेटा मायोसिन, मायोसिन जुड़ा रहता है एम लाइन से। तो ये रही बेटा एम लाइन, ये रही बेटा जेड लाइन। दिस वन इज जेड लाइन, दिस वन इज एम लाइन। तो अगर मैं इस फिलामेंट को एम लाइन के डायरेक्शन में खींचूं तो जेड लाइन के पास आएगी बेटा। ठीक है, तो मैं डायग्राम को थोड़ा क्लियर करता हूं। फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा और वो एडीपी में कन्वर्ट होगा। एडीपी के मिलने के साथ साथ एनर्जी मिलेगा। सेकेंड स्टेप में बेटा एनर्जी मिलेगा, फ्री एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड फॉर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन क्या बेटा, अटैचमेंट। यहां आप देख सकते हो थर्ड स्टेप में, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ बेटा, हाइड्रोलिसिस होने के बाद से एनर्जी यूज किया, थर्ड स्टेप में ये अटैच हो गया। Myosin is now attached to actin and actin myosin structure forms a bridge। यहां पे एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बना बेटा, that is known as cross bridge formation। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गया स्टूडेंट्स। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में हमें क्या फायदा देखने को मिला, स्टूडेंट्स क्लियरली देखिएगा कि एनर्जी यूज हो चुका है। अब ये इसे बेटा स्ट्रोक करेगा, एक डायरेक्शन में धक्का देगा। उससे पहले यहां याद रखिएगा बेटा
कि अब यहां नया एटीपी आएगा। सेल में एटीपी अवेलेबल है बेटा, वहीं से ये एटीपी आएगा। एटीपी हमें देना नहीं पड़ेगा, सेल में एटीपी बनता रहता है, मसल सेल में ग्लूकोज ग्लाइकोजन टूटते रहते हैं बेटा और नए एटीपी बनाते रहते हैं। मैं इस एटीपी के नीचे एन लिख देता हूं बेटा, आपको सहूलियत होगी समझने में कि ये न्यू एटीपी है। नाउ द न्यू एटीपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 3 फंक्शंस, लिसन केयरफुली। ये नया एटीपी 3 काम करेगा बेटा। नंबर 1 इज रिमूवल ऑफ एडीपी, एडीपी को लात मार के भगा देगा बेटा, ठीक है। जो मैं 3 पॉइंट दे रहा हूं बेटा, यही आपके यूज में आएंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए, यही समरी है बेटा, और इसी से सारी पॉइंट्स को आप समझ सकते हो। तो इन 3 पॉइंट्स पे फोकस करना बेटा। नंबर 1 रिमूवल ऑफ एडीपी, नंबर 2 स्लाइडिंग और रोटेशन और पावर स्ट्रोक। स्लाइडिंग और रोटेशन वर्ड तो आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा, मैं इसे और एक नाम दे रहा हूं बेटा, पावर स्ट्रोक। पावर stroke. So what is power stroke? एक्टिन फिलामेंट्स मायोसिन फिलामेंट के हेड से खींचे जाएंगे। सो मायोसिन फिलामेंट पकड़ेगा और एक्टिन फिलामेंट्स को दोनों साइड से खींचकर एम लाइन की तरफ लाएगा। तो ये एक्टिन फिलामेंट किधर जाने वाला? इस डायरेक्शन में, देखो इसे बोलेंगे पावर स्ट्रोक। तो दूसरा स्टेप क्या पढ़ा बेटा हमने? पावर स्ट्रोक। थर्ड स्टेप डिटैचमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, डिटैचमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन मायोसिन का टूटना, सेपरेट होना, ठीक है। तो न्यू एटीपी अगर नहीं आता बेटा तो ये एक्टिन मायोसिन सेपरेट भी नहीं होंगे, और ऐसा ही होता है रीगर मोर्टिस कंडीशन में। व्हाट इज रीगर मोर्टिस? रीगर मोर्टिस समझिएगा, रीगर मींस रिजिड, मोर्टिस मींस डेथ। डेथ के बाद विद इन 2 आवर्स बॉडी अकड़ जाती है, स्टिफ हो जाती है, टाइट हो जाती है। तो जैसे किसी पर्सन का डेथ हुआ, उसे जमीन पर लिटा दें, क्योंकि बेटा बॉडी स्टिफ होने वाली है। और स्टिफनेस, अगर किसी बॉडी का डेथ होता है बेटा बैठे बैठे, तो उसी फॉर्म में बॉडी रह जाएगी, स्टिफ हो जाएगी, और फिर ये रीगर मोर्टिस 2 से 3 दिन बाद डेड बॉडी में खत्म हो जाता है, क्योंकि बॉडी प्यूट्रीफाई होने लगती है, सड़ने लगती है। और ये रीगर मोर्टिस होता क्यों है? क्योंकि डेड बॉडी में एटीपी खत्म होते हैं बेटा, एटीपी अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि सेल जिंदा नहीं है, रेस्पायर नहीं कर पा रहा, एटीपी नहीं बना पाएगा, और एटीपी नहीं बना पाएगा, धीरे धीरे एटीपी खत्म हो जाएगा सेल का। दैट इज, मैंने 2 घंटे बोले, तो 2 घंटे में पूरी तरह से रीगर मोर्टिस आ जाएगा, शरीर पूरी तरह से स्टिफ हो जाएगा, क्योंकि एटीपी नहीं मिलेगा। तो जिस कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में बेटा मसल्स थे, उसी कंडीशन में लॉक हो जाएंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं, तो सेपरेट नहीं होंगे, तो मसल उसी कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में रह जाएगा। याद कीजिए, किसी का डेथ हो तो आईज को क्लोज कर देते हैं, अगर आईज को टाइम पे क्लोज नहीं किया गया डेथ के समय, तो बाद में क्या होंगे? आंखें खुली रह जाती हैं, मुंह खुला रह जाता है, क्योंकि वो रिगर मोर्टिस के कारण हो रहा है। अगर हाथ किसी शेप में है, पैर किसी शेप में है, बॉडी किसी शेप में, तो उसी शेप में रहेगी फॉर दी कमिंग फ्यू डेज, 3 से 4 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक रहेगी, ठीक है। तो रिगर मोर्टिस स्टिफनेस के कारण हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो रिगर मोर्टिस आप सभी को समझ में आया, रिगर मोर्टिस क्यों हो रहा है बेटा? अनअवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी। तो पूरे प्रोसेस में अगर बात करेंगे बेटा, तो एक एटीपी यहां हाइड्रोलाइज होती है, टूटती है, और एक एटीपी इस प्रोसेस को बेटा चलाने के लिए लगता है, लेकिन ये हाइड्रोलाइज नहीं होता है। सो इन द इंटायर प्रोसेस 2 एटीपीज आर, एक साइकिल में, इस एक मसल ट्विच में, इसे मसल ट्विच बोलेंगे, मसल साइकिल बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन साइकिल बोलेंगे, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, लेकिन एक हाइड्रोलाइज होता है, एक हाइड्रोलाइज नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो द मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म हियर कंप्लीट। आपको याद रखना बेटा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में जेड लाइन की तरफ से बेटा आप देख सकते हो, एक्टिन जो पूरा का पूरा ये पार्ट दिख रहा है, डार्क बैंड में कोई बेटा चेंज नहीं होता है, डार्क बैंड इज इंटायरली सेम, ए बैंड नो चेंज, कॉन्ट्रैक्शन में ए बैंड में कोई चेंज नहीं। आई बैंड क्या होता है बेटा? डिक्रीजेस इन साइज। एंड एच जोन, ध्यान से देखो, जो मैं चीजें लिख रहा हूं बेटा, यहां आई बैंड को भी देख सकते हो बेटा, छोटा हो रहा है, ठीक है, लेकिन ए बैंड वैसा का वैसा ही है, और एच जोन भी देखो रिड्यूस कर रहा है। तो मैं फिर बोलता हूं, एच जोन ऑल्सो डिक्रीजेस इन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म। यहां आपको ये दिख जाएगा बेटा
कि ये रिलैक्स्ड कंडीशन में या कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में। तो जो जो मैंने बोला वो पॉइंट्स यहां आप इस डायग्राम में मैच करवा सकते हो, ठीक है। दिस वन इज द ए बैंड, देखो ए बैंड में कोई चेंज नहीं, आई बैंड डिमिनिश हो गया, खत्म हो गया, एच जोन खत्म हो गया। तो इसी से क्वेश्चन आता है बेटा नो चेंज इन ए बैंड। लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आचार्य कुलम में बने रहने के लिए धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।